Good evening, everyone. So, in this particular video, we'll discuss about translation initiation in eukaryotes. ठीक है, सबसे पहले हम ट्रांसलेशन इनिशिएशन के बारे में देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि पहले जैसे हमने बैक्टीरिया के अंदर पढ़ा है, ठीक है। अब यहाँ पर इनिशिएशन में बेसिकली हम देखेंगे, यहाँ पर एक तो बनता है आपका 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले क्या बनता है आपका 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, जिसमें 40S सब यूनिट होती है, इनिशिएटर टीआरएनए होता है, और साथ में क्या होते हैं आपके इनिशिएशन फैक्टर्स। ठीक है, क्या क्या होता है 40S इनिशिएटर टीआरएनए एंड इनिशिएशन फैक्टर्स। जब 43S कॉम्प्लेक्स के साथ एमआरएनए लग जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं आपका 48S कॉम्प्लेक्स। उसे हम क्या बोलते हैं आपका 48S कॉम्प्लेक्स। और लास्ट में क्या बनता है आपका 80S। उसमें 40S होगा, 60S होगा, एमआरएनए होगा और इनिशिएटर टीआरएनए। मतलब ये तो वैसे ही है ना, जैसे 70S में क्या क्या था, 50S था, 30S था, एमआरएनए था और इनिशिएटर टीआरएनए था। ठीक है, देखो इसमें जो क्वेश्चन आता है ना, वो आता है इनिशिएशन फैक्टर्स के ऊपर। आपको ना बहुत सारे इनिशिएशन फैक्टर्स हैं, वो याद रखने पड़ेंगे। वहां पे तो 3 ही थे, वहां पर तो इनिशिएशन में 3 ही थे, यहाँ पर इनिशिएशन में ज्यादा है। एलोंगेशन में तो चलो जैसे वहां पे भी 3 थे, यहाँ पे भी 3 है। टर्मिनेशन में तो जनरली हम एक ही टाइप का जो रिलीज फैक्टर होता है वही तीनों टर्मिनेशन कोडोन्स को रिकॉग्नाइज करता है, बट वो बाद में डिस्कस करेंगे। मेन यहाँ पर हमने क्या डिस्कस करना है, इनिशिएशन के बारे में। ठीक है, तो और ये जो इनिशिएशन होती है इसको बोलते हैं हम कैप डिपेंडेंट, क्योंकि कैप डिपेंडेंट ट्रांसलेशन। एक कैप इंडिपेंडेंट भी होती है। एक्चुअली कैप इंडिपेंडेंट की बात करते हैं हम वायरसेस के अंदर। अब जैसे वायरस का फॉर एग्जांपल आरएनए आया, वायरस ने आगे प्रोटीन बनाना है, उसमें तो कैप लगी नहीं हुई है। ठीक है, उसमें क्या होता है ना, उसके अंदर बेसिकली एक इंटरनल राइबोसोमल एंट्री साइट्स होती हैं। ठीक है, जनरली क्योंकि ये अभी हम कैप डिपेंडेंट पढ़ेंगे, कैप इंडिपेंडेंट ट्रांसलेशन वायरसेस में होती है। जैसे वायरस के पास आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, तो कैप इंडिपेंडेंट की हम किस में बात करते हैं, वायरसेस के अंदर। उनके अंदर हम एक आईआरईएस इंटरनल राइबोसोमल एंट्री साइट होती हैं, जहां से उनकी ट्रांसलेशन होती है। ठीक है ना, क्योंकि वायरस भी जब आता है उसको भी तो अपने प्रोटीन बनाने पड़ते हैं ना। जैसे किसी वायरस का जीनोम है ही आरएनए, तो वो तो साइटोसोल में आया, उसमें कैप है नहीं, तो वहां पर कैप डिपेंडेंट ट्रांसलेशन नहीं हो सकती। कैप डिपेंडेंट के लिए आपको कैप चाहिए, पॉली ए टेल होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो होता क्या है, अब इस चीज को आपने ध्यान से समझना है। ये एक्चुअली ना थोड़ा बहुत आपको अलग अलग जगह पे थोड़ा बहुत डायग्राम्स भी अलग अलग देखने को मिल सकते हैं, बट मेन जो जो मैं आपको बताऊंगा आपको बेसिकली वो याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले आप देखो ये आपके पास बेसिकली क्या है, ये 40S सब यूनिट है। ठीक है, कौन सी सब यूनिट है 40S, जैसे इसमें भी पी साइड शो कर रखी है, ए साइड शो कर रखी है। ठीक है, सबसे पहले आपके 3 इनिशिएशन फैक्टर आते हैं। एक आता है, अभी मैं सिर्फ आपको एक बार फैक्टर के नाम बता देता हूँ, और फिर हम हर एक का रोल भी देखेंगे। जो जिन जिन के रोल तो यहाँ पर आएंगे वो ये डिस्कस कर लेंगे। जैसे एक 1 लगता है, एक तो 1 आपका लगा, एक 1A और एक आपका 3। ये 3 इनिशिएशन फैक्टर पहले लगते हैं। कौन कौन सा, आपका 1A वही ए साइड पे लगता है, और एक EIF3। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आपका टीआरएनए। ठीक है, और क्योंकि अब यहाँ पर आपका, क्योंकि फर्स्ट अमीनो एसिड मिथ्योनिन होता है, तो यहाँ पर आपका अभी यहाँ पे एमआरएनए नहीं लगा है। ये यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, यहाँ पे स्कैनिंग होती है एमआरएनए की। ठीक है, एक्चुअली क्या होगा, ये अलग बनेगा और एमआरएनए अलग होगा, फिर उसकी स्कैनिंग कराएंगे। जैसे ही पहला AUG आ जाता है, वहां से ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाती है। तो बैक्टीरियल और यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन में डिफरेंस है, वो पॉइंट मैं आपको लिखवाऊंगा बाद में। ये जो इनिशिएशन फैक्टर है ये आपका यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 है। जैसे वहां पर क्या था, IF2 था जिसके साथ GTP लग के आया था, यहाँ पे यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 है जिसके साथ GTP लग के आता है। तो ये प्लस, और ये देखो ये आपका टीआरएनए कहाँ पर आ गया, आपका पी साइड पे। अभी यहाँ पर एमआरएनए की हमने बात नहीं करी है। मैंने आपको क्या लिखवाया था, आपका 40S और इनिशिएशन फैक्टर्स और टीआरएनए, ये मिलके क्या बनाते हैं आपका 43S
प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ये देखो मैंने आपको क्या लिखवाया था, 40s इनिशिएटेड टीआरएनए एंड इनिशिएशन फैक्टर्स। ठीक है, अभी यहां पर एमआरएनए की बात अभी हमने नहीं करी है। इसमें क्या क्या आ गया, 40s इनिशिएटेड टीआरएनए, और यहां पर एक तरह से 4 फैक्टर हैं। एक आपका EIF3, EIF1, EIF1A और EIF2 विच इज अटैच्ड विद द योर इनिशिएटिंग टीआरएनए। ठीक है, एक तो ये बन गया, इसको आप क्या बोलते हो, 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब ये है हमारा एमआरएनए जिसमें कैप हो रखी है। ठीक है, अब एमआरएनए में कई बार कुछ सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है ना, सेकेंडरी का मतलब जैसे वही पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, तो उसको भी रिमूव करना होता है, क्योंकि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ने हेयर पिन स्ट्रक्चर बना लिया। तो ऑब्वियसली जब ट्रांसलेशन आप अगर वैसे कराओगे, ये तो चलो इन्होंने AUG से पहले दिखा रखा है, बट बीच में भी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। अब यहाँ पर जो आपका एमआरएनए है, यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स आगे लगता है कैपिंग पे, जिसका क्या नाम है, EIF4F कॉम्प्लेक्स। क्या नाम है इसका, EIF4F कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में से जो ए है उसके पास हेलिकेज एक्टिविटी होती है, मतलब ये तीनों AEG, ये किसका पार्ट है, EIF4F कॉम्प्लेक्स का AEG। ए के पास हेलिकेज एक्टिविटी होती है, उसका काम होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स को रिमूव करना। ठीक है, कैप, अब ये सबसे मेन है कि कौन सा प्रोटीन कैप के साथ लगता है, उसका नाम है EIF4E। EIF4 इज द प्रोटीन विच बाइंड्स विद द कैप, वो कैप के साथ लगता है। जब ये लग जाता है तो फिर यहां पर EIF4G लगता है, और 4G लगने के बाद यहां पे लगता है एक पॉली ए टेल बाइंडिंग प्रोटीन। कौन सा लगता है आपका, पॉली ए टेल बाइंडिंग प्रोटीन। और जब ये लग जाता है तो देर विल बी सर्कुलराइजेशन ऑफ एमआरएनए। अब ये जो पॉली ए टेल है ना, ये सर्कुलराइज होके इसके साथ बाइंड करेगी। ठीक है, तो यहां पर एक इवेंट आपको क्या देखने को मिलता है, सर्कुलराइजेशन ऑफ एमआरएनए, सर्कुलराइजेशन ऑफ एमआरएनए। तो ये अलग बनता है, इसको 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, ये आपको अलग बनाना है, ये अलग बनाना है। ठीक है, जब ये दोनों मिलेंगे तब जाके 48S बनेगा, तब जाके क्या बनेगा आपका 48S। ठीक है, ये जैसे मैं आपको नीचे दिखाता हूं, जैसे आप ये देखो, ये आपका क्या था, ये देखो ये सर्कुलरेशन हो गई एमआरएनए की। ठीक है, ये जो आपने शो किया था कि 4E था, G था, और यहाँ पे पॉलीटेल बाइंडिंग प्रोटीन, और ये क्या था आपका 43S। अब ये क्या होता है ना, ये 43S यहाँ पे जाके बाइंड करेगा। ठीक है, और ये यहाँ से इसकी क्या होगी, स्कैनिंग। ठीक है, एक और भी प्रोटीन है, ये क्या होता है ना, कई जगह पे बाद में दिखाया होता है, कई जगह पहले दिखाया होता है, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया नहीं। EIF5B, एक प्रोटीन और यहाँ पे लगा हुआ है EIF5B, कई जगह पर ये बाद में भी दिखाया होता है। एक्चुअली इसका काम क्या होता है, सारे फैक्टर्स को रिमूव करना। बाद में ना, जब आपकी 60S ने आगे लगना होता है, तो ये सारे फैक्टर्स को रिमूव करता है। ठीक है, ये अभी मैं आपको ना सारे के सारे टेबल में पॉइंट्स बता दूंगा। तो अब क्या होता है, ये जो आपका 43S कॉम्प्लेक्स था, इट विल बाइंड ओवर हेयर, यहाँ पे। अब जस्ट इमेजिन करो, यहाँ पे बाइंड करा, और यहाँ से स्कैनिंग स्टार्ट, यहाँ से क्या स्टार्ट हो जाएगी आपकी, एमआरएनए को स्कैन करना स्टार्ट करो। अब जैसे ही AUG आ गया, तो ये जो UAC है, ये वाला आपका, ये मैच कर गया किसके साथ, AUG के साथ। ठीक है, ये सारा का सारा कॉम्प्लेक्स यहाँ पे रुक गया। उसके बाद जो ये जो EIF5B होता है ना, इसका काम होता है सारे फैक्टर्स को हटा दो, सारे के सारे जितने फैक्टर थे ना, जो भी था, EIF1 था, EIF1A था, 3 था, सारे फैक्टर रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे अब 40S है। ठीक है, जब सारे फैक्टर्स रिमूव हो जाते हैं, जैसे वहां पर भी क्या था, IF1, IF2, IF3, उसके बाद फिर यहाँ पे आके 60S लग जाती है, और तब जाके फिर आपका इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनता है। इसमें क्या ना, अभी मैं आपको एक्चुअली प्रोटीन्स का रोल बताऊंगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किस प्रोटीन का क्या रोल है। ठीक है ना, वो मतलब आपको याद करना पड़ेगा, हर एक इनिशिएशन फैक्टर का आपको रोल पता होना चाहिए। जैसे 4A के पास हेलिकेज एक्टिविटी है, कैप के साथ कौन सा बाइंड करता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया 5 या 5B, इसका काम होता है सारे फैक्टर्स को रिमूव करना। ठीक है, और
क्योंकि तभी 60s आगे लगेगा और तभी जाके आपका क्या बनेगा, 80s इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे होते हैं स्कैनिंग। ये जो आपका, ये देखो, ये दोनों अलग अलग होते हैं। वहां पर तो एमआरएनए पहले ही आगे लग गया था प्रोकैरियोट्स के अंदर, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स अलग बना है, ये अलग बना है। ये बनने के बाद दिस विल बाइंड एट दिस साइड, ये कैप पे लगेगा और यहाँ से स्कैनिंग स्टार्ट होगी। जैसे वहां पे तो चलो शैंड-एल्गर्नो सीक्वेंस था, यहाँ पर भी वैसे हम एक टर्म यूज करते हैं, कोजेक सीक्वेंस। क्या टर्म यूज करते हैं? कोजेक सीक्वेंस। कोजेक सीक्वेंस जनरली क्या होता है? GANNAUG। मतलब इसमें क्या ना, जैसे उसमें क्या था कि शैंड-एल्गर्नो से इतने बेस पेयर अवे था आपका AUG। जैसे शैंड-एल्गर्नो फॉर एग्जांपल यहाँ पे था, तो आपका AUG यहाँ पे था। यही था ना कि हमने कहा था कि ये 4 to 9 बेस पेयर का होता है, 8 to 13 बेस पेयर अवे होता है जो शैंड-एल्गर्नो सीक्वेंस है। इसमें जो AUG है वो कोजेक सीक्वेंस का पार्ट ही है, ठीक है ना। AUG जो है वो कोजेक सीक्वेंस का पार्ट ही है, इसमें बस स्कैनिंग स्टार्ट करनी है। जैसे ही पहला AUG आ गया, वहां से ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हम एक नाम देते हैं इसको। जी और ए का मतलब चलो उन्होंने जो भी स्टडीज करी है, इस पोजीशन पे जनरली जी और ए होता है। एन का मतलब कोई भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि AUG से पहले ए ही होगा या कुछ होगा, एन कोई भी हो सकता है। हाँ, ये देखा गया जनरली AUG के बाद जी होता है। जो उन्होंने स्टडीज करी है कि AUG के बाद जी होता है। पहले AUG से पहले दो कोई भी हो सकते हैं, और यहाँ पर जी और ए होता है। इस सीक्वेंस को बोलते हैं हम कोजेक सीक्वेंस, ठीक है। तो यहाँ पर स्कैनिंग होती है, ठीक है। जैसे ही पहला AUG आ गया, आपकी ट्रांसलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। इसके अंदर बैक्टीरिया से डिफरेंट है, और क्वेश्चन जो आएगा वो इन्हीं इनिशिएशन फैक्टर्स के रोल पे आएगा, ठीक है। वो भी मैं आपको टेबल की फॉर्म में भी दिखाऊंगा और एक सिंप्लीफाइड डायग्राम भी दिखाऊंगा, जिसके अंदर आपको रोल पता लगेंगे इनिशिएशन फैक्टर्स के। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज ए टेबल रिलेटेड टू योर यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर्स। देखो, एक हमने पढ़ा EF2 के बारे में। क्या पढ़ा था कि मतलब जो भी आपका इनिशिएटिंग टीआरएनए है, इट फैसिलिटेट बाइंडिंग ऑफ इनिशिएटिंग टीआरएनए टू द 40S राइबोसोमल सब यूनिट। जैसे प्रोकैरियोट्स में हमने IF2 की बात करी है, यहाँ पर EIF2 की, ठीक है। फिर EIF2B और EIF3 बता रखा है कि फर्स्ट फैक्टर्स टू बाइंड 40S फैसिलिटेट सब्सिक्वेंट स्टेप्स। जैसे उस वाले डायग्राम में हमने क्या देखा था, एक EIF1 लगा था, एक EIF1A और एक EIF3, ठीक है। 2B का रोल अभी मैं आपको बताऊंगा एक्चुअली क्या होता है। 4A मैंने आपको बताया था, क्योंकि जो हमने पढ़ा था EIF4F कॉम्प्लेक्स, उसमें तीन थे। कौन कौन से थे? AEG। ए के पास मैंने आपको बताया था हेलिकेज एक्टिविटी है, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स को रिमूव करेगा, और ये EI4F कॉम्प्लेक्स का पार्ट है। ए आ गया। ई क्या बताया था? वो कैप से बाइंड करता है, ये भी 4F कॉम्प्लेक्स का पार्ट है। और जो जी है, वो एक तरफ से EIF4E के साथ बाइंड करता है, और दूसरी तरफ उसने पॉली ए टेल बाइंडिंग प्रोटीन के साथ बाइंड करा था, और ये भी 4F कॉम्प्लेक्स का पार्ट है। ये तीनों हमने देखे हैं। अब जैसे बी 4B हमने नहीं लिखा था, 4B का क्या बता रहा है? इट बाइंड्स टू mRNA, फैसिलिटेट स्कैनिंग ऑफ mRNA टू लोकेट द फर्स्ट AUG। मतलब 4B mRNA से बाइंड करता है, और ये फर्स्ट AUG को लोकेट करने में क्या करता है? फैसिलिटेट करता है स्कैनिंग में, ठीक है। उसमें हमने 4B नहीं शो किया था। फिर आया था 5, या जैसे कई जगह 5 लिखा होता है, कई जगह 5B। इसके बारे में मैंने आपको क्या बताया था? ये डिसोसिएशन कराता है several other initiation factor from 40S as a prelude to association of 60S to form 80S initiation complex। ये कई डायग्राम्स में क्या दिखा रखा है कि EIF पहले लग जाता है, या EIF5 या 5B, और कई जगह पर ये दिखा रखा है कि ये बाद में आता है। और जितने फैक्टर लगे हुए थे, चाहे वो 1 है, चाहे वो 1A है, चाहे 3 है, चाहे EIF2 है, और वो सारे के सारे जो इनिशिएशन फैक्टर्स हैं, उनको ये क्या कर देता है आपका? बेसिकली डिसोसिएट करा देता है। और एक होता है EIF6, इसका काम होता है कि ये डिसोसिएशन कराता है। ये तो चलो बात की बात होगी कि जब 80S राइबोसोम इनएक्टिव है,
इनएक्टिव का मतलब मे बी अब वो ट्रांसलेशन वगैरह नहीं करा रहा है। तो EAF6 का काम होता है उनको डिसोसिएट कराना 80S को 40S और 60S के अंदर। देखो क्या ना, इसके अंदर जो 80S है एक्चुअली वो कब बन रहा है, जो हमने बेसिकली यहां पर समझा कि आपने देखा ना 43S अलग बना था, और आपका 43S के साथ जब mRNA लगा था तब आपने उसको 48S बोला है। तो अगर मान लो सेल के अंदर कुछ 40S और 60S एसोसिएटेड है, उसका कोई काम नहीं है ना, आपको 40S और 60S को अलग करना पड़ेगा, ताकि 40S जो है वो 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का पार्ट बने, और बाद में 60S का रोल है। ठीक है, तो ये प्रोकैरियोट से डिफरेंट है। दिस इज, ये इनिशिएशन जो है ये प्रोकैरियोट से डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर mRNA अलग है, उसके साथ अलग फैक्टर्स लगे हैं, और 40S के साथ अलग लगे हैं। तो वो जो 40S वाला राइबोसोम वाला है, वो जब स्कैन करता है, जैसे जैसे वो स्कैनिंग करेगा, और जब AUG आता है तब जाके ट्रांसलेशन आपकी स्टार्ट होती है। ठीक है, अब इसको एक और डायग्राम की हेल्प से समझते हैं, क्योंकि इसके डायग्राम बहुत सारे हैं, क्योंकि अलग अलग बुक्स के अंदर आपको डिफरेंट देखने को मिल सकते हैं। बट अब हम इसको यहां से समझते हैं कि जो जो हमने पढ़ा है उसका यहाँ पे रोल देखते हैं। देखो ये तो क्या शो कर रखा है, मिथ्योनिन है, tRNA के साथ लगा है, ये तो एक्टिवेशन है। ठीक है, उसके बाद मिथ्योनिन के साथ क्या लगा हुआ है, EIF2 और GTP। ये भी हमने डिस्कस करा है कि यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 जो है वो, उसके साथ GTP लग के आता है। अब यहां पर देखो 2B का क्या रोल है, आपका जो, मान लो यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 है, मान लो उसके साथ GDP लगा हुआ है, तो वो तो इनएक्टिव है, क्योंकि हमें तो हमारे वाले tRNA के साथ EIF2 GTP लगा होना चाहिए। तो ये EIF2B का क्या काम होता है, ये GDP को GTP से रिप्लेस कराता है, और बाद में फिर ये EIF2B हट जाएगा, और EIF2 GTP आपका मतलब जो है वो आपका जो tRNA है विच इज कैरिंग मिथुनिन उसके साथ लग जाएगा। तो ये वही आ गया ना, वहां पर तो चलो हमने एलोंगेशन में बात करी थी। तो EIF2B का काम एक तरह से EIF2 के साथ जो GDP है उसको रिप्लेस करके GTP लगाना है। ये किसका रोल है, 2B का, इसलिए उसने उसको बोला है कि दीज आर द फर्स्ट फैक्टर्स जिनका रोल है इनिशिएशन के अंदर। ठीक है, तो 2B का काम है EIF2 के साथ जो GDP है उसकी जगह GTP लगाना। ठीक है, ये EIF2B का काम है। अब आप यहां पे आओ, ये देख रहे हो आप 40S 80S बना हुआ है, यहां पे देख रहे हो EIF6 आ गया। 6 का काम मैंने क्या बताया था, 80S को 60 और 40 में डिसोसिएट कराना। 60 हो गया अलग, 40 हो गया अलग। मैंने बताया था 40 के साथ क्या क्या लगता है, 1 लगता है, 1A लगता है, और 3 लगते हैं, जैसे इसने 1A और 3 दिखाया है। ठीक है, और ये बेसिकली आपका, अब ये जो 40S है देखो, इसके साथ क्या आ गया, tRNA आ गया। हमने यही सारे फैक्टर लगाए थे ना, 3 लगाया था, 1A लगाया था, 1 लगाया था, और tRNA विच इज कैरिंग बेसिकली मिथ्योनिन, EIF2 एंड GTP। इसको मिलके हमने क्या बोला था, 43S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। जैसे इसने यहाँ पर फैक्टर यहाँ पे दिखाई नहीं है, बट ये देखो ये 43S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स था। ये आपका mRNA है। यहाँ पे क्या क्या प्रोटीन लगाए थे AEG विच इज EIF4F कॉम्प्लेक्स। ए के पास थी हेलिकेज एक्टिविटी, ई जो होती है वो कैप से बाइंड करती है, और जो 4G है वो एक तरफ किससे इंटरेक्ट करती है, ई से, और दूसरी तरफ पॉली ए टेल बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, वो शायद इन्होंने यहाँ पे नहीं शो किया है, क्योंकि सर्कुलराइजेशन होती है। ठीक है, अब देखो, अब ये जो आपका, जैसे अब देखो 4B और 4F भी दिखा दिया इसने। 4B वही जैसे उसने बताया था कि उसका स्कैनिंग में रोल होता है, तो 4B भी आ गया, और एक इसने क्या दिखा दिया आपका, 4F। अब ये देखो, जब mRNA और ये जो 43S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, तो हमने क्या कहा था, क्या बनता है, 48S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। यही बताया था ना कि ये अलग बनता है, 43S अलग बनता है, और mRNA। अब देखो क्या है, इनिशिएशन tRNA मूव्स अलोंग RNA। जैसे उसने बताया कि 4B का इसमें रोल होता है, कि जो स्कैनिंग में हेल्प करता है। इट मूव्स अलोंग द RNA, सर्चेस फॉर द फर्स्ट कोडोन AUG। आ गया वहां पे यहां से स्कैनिंग स्टार्ट हुई, जैसे ही AUG आ गया वहां पर आपका क्या होता है, वहां पे tRNA रुक गया। फिर आ गया EF5,
अब EIF5 मैंने आपको क्या बताया था, उसका काम है सारे फैक्टर्स को हटाना, 1A 3 4 5 6 जो भी फैक्टर हैं, मतलब जैसे 6 तो चलो वैसे इसका रोल पहले ही था वो तो, क्योंकि उसका काम था कि वो डिसोसिएट कराना। इसने ऐसे शो कर रखा कि पहले ये लगा फिर ये सारे फैक्टर, और ये जो EIF2 के साथ GTP था वो किसमें आपका हो गया, GDP में निकल गया। इसी को रिसाइकिल कराने के लिए आपको EIF2 भी चाहिए। अब देख रहे हो ये सारे फैक्टर निकल गए और आपका ATS इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन गया, ये नहीं बना। तो जो मैंने आपको बताया था, फिर हमने फैक्टर्स के रोल देखे और फिर हमने बेसिकली देखा कि क्या क्या हो रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन, कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ है। अब आप बताओगे कि इनमें से हम हमारे से स्टेटमेंट्स पूछी हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वर मेड अबाउट इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन इन यूकैरियोट्स। पहली स्टेटमेंट है कि EIF2 फैसिलिटेट करेक्ट recognition एंड बाइंडिंग ऑफ राइबोसोमल सबयूनिट्स। EIF2 जो है वो करेक्ट recognition एंड बाइंडिंग ऑफ राइबोसोमल सबयूनिट। देखो 2 का रोल तो आपने क्या पढ़ा है, उसने तो इनिशिएटिंग tRNA के साथ लग के आना है, तो उसका रोल तो आप नहीं कह रहे ना कि वो करेक्ट recognition करा रहा है। उसने तो किसके साथ लग के आना है, आपका tRNA के साथ लग के आना है। तो ये स्टेटमेंट तो आपकी गलत है। EIF2B activates EIF2 by replacing its GDP with GTP। ये मैंने अभी आपको बताया, 2B का रोल है GDP को GTP से रिप्लेस कराना, तो B तो सही है। द EIF3 binds to the 60S सबयूनिट। देखो EIF3 किसके साथ लगा था, वो तो 40 के साथ लगा था, 1 1A और 3, तो C भी गलत है। अब देखो C भी गलत है, A भी गलत है, तो ACD तो खत्म, तो एक ही ऑप्शन बचेगी। ठीक है, वो देख भी सकते हैं। EIF2 प्रमोट्स एसोसिएशन बिटवीन द 60S सबयूनिट एंड 48S कॉम्प्लेक्स, क्योंकि EIF ने बाकी फैक्टर्स को हटाया है ताकि 48S से हटा के ताकि उसके साथ 60S लगे। 5 का यही काम था ना, 5 या 5B लिखा होता है कई जगह पर, उसका काम है कि 60S जो सब यूनिट है वो 48S के साथ आगे लगे। 60S तभी लगेगी जितने इनिशिएशन फैक्टर पहले लगे हुए हैं, चाहे वो 1 है 3 है, ठीक है, चाहे वो 4B है, चाहे वो आपका जैसे उसने बताया EIF2 है, उन सबको डिसोसिएट कराना है। EIF6 binds to the 60S ribosomal subunit and blocks reassociation with the 40S। मतलब EIF6 60S के साथ लगी हुई है, इसको भी आपको एक तरह से क्या करना पड़ेगा, मतलब हटाना पड़ेगा, तभी 60S 40S के साथ लगेगा। तो यहां से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो EIF6 है, ठीक है, एक बार देख लेते हैं, उस डायग्राम में शायद कुछ ऐसा बता रखा है। ये देखो ये 60S था ना, इसके साथ जैसे EIF6 इसने दिखाया इसके साथ लगी होती है, तो मे बी ये जो EIF5 है क्या पता वो यहाँ से भी 6 को हटा रहा है। ठीक है ना, क्योंकि इधर बीच में तो कहीं नहीं लगा, 6 इसके साथ लगा हुआ है। इसको भी मतलब 5 का काम है 60S से भी वो हटा रहा है 6 को, और बाकी जितने भी ये हैं आपका, चाहे बेसिकली EIF1A है, 3 है, 4 है, ठीक है। अब इसे यहाँ पे 5 भी लिखा हुआ है ना, या तो 5 क्यों लिखा हुआ है, या मतलब यह कि सारी फैक्टर एक बार फिर हट जाएंगे ना, मतलब 5 बाकी को भी हटा देगा और फिर खुद भी हट जाएगा, क्योंकि 60S के साथ जो EIF6 लगा हुआ है बेसिकली उसको भी हटाना है, क्योंकि मतलब अल्टीमेटली सारे इनिशिएशन फैक्टर हट गए। ठीक है, सारे के सारे इनिशिएशन फैक्टर आपके क्या हो गए, रिमूव हो गए। वही लिखा ना, 5 का काम क्या बताया है, वो 60S को 48S के साथ, मतलब पहले वो सारे इनिशिएशन फैक्टर्स को हटाएगा और बाद में वो खुद भी क्या हो जाएगा, आपका हट जाएगा। और 6 का काम क्या है, वो 60S के साथ लगा रहता है, ठीक है, और ताकि 40S के साथ वो कंबाइन ना करे। मतलब क्या है कि 40S और 60S तो कंबाइन होना चाहते हैं, पहले 6 ने उनको अलग भी कराया, और 6 अब 60S के साथ खुद जाके लग गया है, ठीक है, और वो 40S के साथ कंबाइन नहीं करेगा।
ये सारे स्टेप्स हो जाएंगे, तब आप 6 को हटाओगे, ठीक है, और उसके बाद आपका बेसिकली जब 660s से हटेगा तभी वो कंबाइन करेगा 40s के साथ और क्या बनाएगा आपका इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। अब देखो आपको एक एक फैक्टर का रोल पता होना चाहिए कि 5 का क्या काम है, 6 का क्या काम है, 2b का क्या काम है, अब 3 का क्या काम है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रांसलेशन इनिशिएशन इन यूकैरियोटिक सेल्स। फिर इसमें आगे देखेंगे एलोंगेशन, और आपका जो टर्मिनेशन है वो तो चलो सिंपल ही है, वो कोई इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, बट मेन आपको यहाँ पे क्या याद रखना था, ट्रांसलेशन इनिशिएशन इन यूकैरियोट्स।